पूजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। बिहार की गद्दी पे नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय तक रहे। यूँ कहें कि 20 साल उन्होंने राज किया, पर अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे बीच पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवरंजन भारती जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि नीतीश कुमार जो है इतने लंबे समय पे उन्होंने बिहार की गद्दी पे बैठा और बिहार की गद्दी पे राज किया, और बिहार के लोगों को, स्पेशली महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो महिलाओं ने भी उन्हें झोली भर भर कर वोट दिया और उन्हें हमेशा जिताया। तो अब वो क्यों जा रहे हैं और उनके बाद दूसरा कौन विकल्प है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर? देखिए, सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझना होगा कि नीतीश कुमार जी का जो बिहार के विकास में योगदान है, उस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। भले ही उनके आलोचक भी हो, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बिहार को संवारने में वो एक अहम भूमिका निभाए हैं। कुछ हर जगह का कुछ खामियां भी है तो कुछ गुण भी है। एक चीज़ ये बात तय है कि ऑफिसरशाही इनके राज में बढ़ी थी। लोकतंत्र में लोग लालू जी के कार्यशैली में और नीतीश कुमार जी के कार्यशैली में दोनों में अंतर है। लालू जी का भी योगदान बिहार के निर्माण में नहीं भुलाया जा सकता है। अपने दौर में जो रिक्वायर्ड था उन्होंने किया, नीतीश कुमार जी के दौर में जो रिक्वायर्ड है उन्होंने ये किया। हर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में चाहते हैं कि प्रदेश को आगे ले जाना, तो किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। अब रही बात नीतीश कुमार जी के और लालू जी के कार्यशैली में, अंतर यही रहा है कि लालू जी के कार्यकाल के टाइम में एक साधारण सा कार्यकर्ता भी जब जाते थे ब्लॉक पर तो बीडीओ एसडीओ खड़ा हो जाते थे उनको देखकर, और लोगों को लगता था कि ऑफिसर्स का कोई अहम वो ये नहीं रहता था, अहमियत कार्यकर्ता के आगे में। उन्होंने मनोबल बढ़ाया था। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे नीतीश कुमार जी के राज में तंत्र हावी हो गया लोगों पर। लोगों का आपको एमएलए एमपी की बातें नहीं भी, अब एक साधारण दरोगा भी थाना का नहीं मानता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम जो रहे हैं विजय सिन्हा जी, वो जब इलेक्शन के दौरान थे तो बोले कि हमारी बात ही नहीं मानी जा रही है हमको। तो इस लेवल का ये कम हो बेश सभी लोगों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष के भी जो विधायक, उनका भी ये शिकायत रहता है कि ऑफिसर्स इनका बात नहीं मानते। तो ये तंत्र हावी हो गया था लोग पर, तो ये इनका ये रहा। लेकिन और बारे में देखेंगे तो कुछ चीज़ों में इन्होंने किया, लेकिन अचानक इनका बिहार से जाने का जो ये कारण रहा, तो एक थोड़ा सा लोगों को लगेगा कटु सत्य है। सत्य ये है कि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एक प्राचीन काल में कालिदास की जो कहानी बताई गई है कि कालिदास का ये जीवनी है। अगर ये आप उनके लेख को अगर सही मानते हैं तो उनके जीवनी में ये दिखाया जाता है कि वो शुरुआती दौर में बहुत मूर्ख थे। कुछ पंडितों ने प्रतिशोध में कि वो एक महिला इनसे शादी, वो अपने आप को बहुत विद्वान थी, वो शादी इनसे हो जाए, इसलिए उनको इस तरीके से प्रचारित करके बताया गया कि वो व्यक्ति विद्वान है। और एक उसके इस प्रेजेंटेशन से में धोखा खा गई वो महिला भी जो इतनी विद्वान थी, और वो शादी के लिए हामी भर दी। तो विद्वानों का जो कैटेगरी, खास करके जो विद्वानों को उस टाइम में पंडित कहते थे, तो पंडित ने इस तरीके से प्रस्तुत किया वहाँ पर कि उनका प्रेजेंटेशन का तरीका एक था कि एक मूर्ख को भी वहाँ पर विद्वान की श्रेणी में लेके आ गया। अभी जो कमोबेश ये परिस्थितियाँ यहाँ की बिहार की देखी गई है, तो ये बात जो कंडक्ट से नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, उनके जब तक वो एक्टिव माइंड से काम किए, स्वतंत्रता से काम किए, तो बहुत ही बैलेंस वे में सारे चीज़ों को लेकर चले। लेकिन इस बीच में उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य का भी जो हवाला दिया जा रहा है, भले ही वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो पहले वाली बात नहीं रही है। वो मुद्दा से भटक जा रहे हैं। उनकी एक्टिविटी भी संदेहास्पद लगती है कि वो मानसिक तौर पर पूरी तरीके से फिट नहीं है। लेकिन फिर भी जो पंडितों का जो या विद्वानों की श्रेणी में खास करके यहाँ पर पत्रकार मीडिया इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो बहुत बेहतर हैं, जबकि वास्तविक बात है कि अंदर से वो खोखला हो चुके थे। वो डिसीजन स्वयं नहीं ले पा रहे थे। उनकी जो निर्णय क्षमता थी वो छिन्न हो गया था।
तो जिस वजह से उनको प्रेजेंट यहाँ पर वो इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला था। धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ का उनके व्यवहार से कंडक्ट किया। जैसे कोई महिला जाती थी तो महिलाओं के साथ जो व्यवहार मंच, सार्वजनिक मंच पर नहीं करना चाहिए था वो कर बैठते थे। भाषाई मर्यादा का वो ख्याल नहीं रखते थे। कहीं भी शादी में जाते थे तो दूल्हा दुल्हन को वो गोर लगने लगते थे, पाँव छूने लगते थे। तो ये कंडक्ट से धीरे धीरे पता चला कि इनको भूलने की समस्याएं हो रही है, और मे भी हो भी सकता है। तो ये सब चीज़ें आई। अब राजनीतिक वो जो वैक्यूम था उसको भरने के लिए उनके बेटा को निशांत जी को प्रस्तुत किया गया। निशांत जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, ये मैटर नहीं करता है। लोकतंत्र में जब भारतीय लोकतंत्र जब बना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान ये क्यों नहीं दिया गया कि आपको एमएलए एमपी बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। वो सोच समझ के दिया गया कि राज्य चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख होता है, और नहीं पढ़ा लिखा अंगूठा छाप भी आदमी काबिल होता है। काबिलियत होनी चाहिए। तो काबिल आदमी की ज़रूरत है जो सारे चीज़ों को समझ सके, सूझबूझ और निर्णय ले सके। और वो अगर निर्णय लेने में यदि वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, नहीं पढ़ पाता है लेकिन काबिल है, तो उसको असिस्ट करने के लिए आईएएसओ की एक फौज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है जिन पर वो कमांड करते हैं, वो अपने सहायता के लिए रखते हैं। तो वो जो प्रशांत जी का जो आगमन हो रहा है, प्रशांत जी का जो कंडक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधेपन में, कभी राजनीति में आए नहीं। अचानक से इतना बागडोर जो दे रहे हैं, तो फिर से वही कालिदास वाली बात हो रही है कि विद्वानों इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो विद्वान है, जबकि काबिलियत के आधार पर मेरा व्यक्तिगत रहा है कि उतने वो सक्षम व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। अनुभव भी कोई चीज़ है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन आपको पता है कि राजा का बेटा भी अगर राजा बनता था तो जंगल में पहले उसको 15 वर्ष तक वो एक सामान्य जीवन जीना होता था। गुरु के आश्रम में रहना होता था, भिक्षाटन करना होता था, शिकार करना होता था, तीर धनुष इत्यादि का वो बाण की शिक्षा लेके आता था, क्योंकि उस टाइम में राज्य चलाने के लिए धनुर्धर होना भी आवश्यक होता था। लेकिन ये लोग कहाँ इस तरीके का समझे। चाहे वो अभी जितने भी देखेंगे कि वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ ये लोग आए। तो वंशवाद में आप देखिए कि अभी बिहार में जो शीर्ष लेवल का पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम पार्टी का नेतृत्व जीतन राम मांझी का पुत्र सुमन मांझी कर रहे हैं। अभी चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी का, उनका भी राजनीतिक विरासत है। लालू जी का तेज प्रताप और तेजस्वी जी हो गए, सम्राट चौधरी जी हो गए। नीतीश कुमार जी हमेशा वंशवाद और परिवारवाद को गाली दी, लेकिन अब वो किस मुंह से कहेंगे अगर उनका पुत्र आ गया। तो वो सब चीज़ों का भी दरकिनार किया गया। अब ऐसे परिस्थिति में नेता जुझारू होना चाहिए, बेबाकपन होना चाहिए। नेता बनने के लिए जो महाभारत में आप देखेंगे, भरत से जब पूछा जाता है कि उत्तराधिकारी किसे चुना जाए, तो उत्तराधिकारी चुनने के लिए, राज्य को चलाने के लिए राजा का जो गुण होना चाहिए, 4-5 गुणों का वर्णन है। सबसे पहले वो बुद्धिमान होना चाहिए ताकि दूरदृष्टता के साथ वो निर्णय ले सके। दूसरा चरित्रवान होना चाहिए कि उसमें चरित्र का भी, अगर वो राजा का चरित्र नहीं अच्छा है तो राज्य का जो है सो क्षय होना तय होता है। तो चरित्रवान भी होना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान का बात मैंने बताया कि बुद्धिमान भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये बहुत सारे विशेष गुणों का वर्णन है, और वो गुण जिसमें व्यक्ति में होगा उसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि नीतीश जी का बच्चा है इसीलिए उनको आप रख देंगे गद्दी पर तो वो काबिलियत है उनमें संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन वो लोकतंत्र में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इनका बेटा है, इनको रख देंगे तो इनका जात और जमात इनके साथ होगा। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ऐसे परिस्थिति में फिर से एक नई संघर्ष होगा, फिर से एक नई क्रांति होगी, और उस क्रांति से अगर नेता जो उत्पन्न होगा वही बिहार को शीर्ष लेवल पर लेके जा सकता है। सभी लोगों को जाति धर्म इससे ऊपर उठकर अपने ही जाति में ही चुनना है। तो हर जाति में सर्वश्रेष्ठ नेता रहे हैं, हर काबिलियत वाले लोग रहे हैं, तो उसी जाति में से उसी लोगों को चुनना होगा जिसमें जो झाड़ूपन हो, जो कर्मठ हो, जो ईमानदार हो, जो अपने कम्युनिटी के बारे में सोचता हो, उसी को नेता मानना। जिस दिन से लोग शुरू कर देगा उस दिन से बिहार की तरक्की और पूरे देश की तरक्की होगी। केवल किसी खास नेता का पुत्र है इसीलिए उसमें वो काबिलियत होगी, ये सोच और इस मानसिकता से निश्चित तौर पर लोगों को बाहर निकलना चाहिए। सर, यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बिहार में बहुत कुछ किया है, चाहे वो पोशाक योजना हो जो कि काफ़ी हिट रहा, और उस समय जो 9th क्लास में बच्चियाँ होती थी तो उनको साइकिल दिया जाता था, और साइकिल के चलते ही वो लोग मैट्रिक पास की। फिर अगर आप ये कहें तो पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिए, सरकारी नौकरी में भी 33% रिजर्वेशन का ये है। तो जो पहली बार ये देखा गया कि जैसे हम लोग ये कहते हैं
हमारे यहाँ गांव में भी या शहर में भी डॉक्टर की बीवी डॉक्टराइन या टीचर की बीवी टीचर। तो ये पहली बार ऐसे गांव में हुआ कि मुखिया जो होते थे उसके पति को मुखिया पति कहा जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार। निश्चित तौर पर देखिए, उनका जो रहा है वो 2-3 स्तर पर उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने के लिए जो महिलाएं होती थी वो उनमें हीन भावना से ग्रसित हैं, चूँकि वस्त्र नहीं होता था, गरीबी थी, तो उनको कहा सबसे पहले पोशाक दिया तो दूर स्कूल जाना होता था, थक जाता था, तो उनको साइकिल दिया गया। साइकिल देने के बाद अब उनको रहा कि भाई पढ़ लिख लिया तो बोला कि इस पढ़ाई का क्या महत्व होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नौकरी भी देंगे, और नौकरी देंगे महिलाओं को, तो 35% उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया। अब उससे क्या हो कि एक होड़ लगी, 35% रिजर्वेशन के बाद महिलाओं को जब नौकरी में आरक्षण दिया गया, अब वो नौकरी जब लोगों को, महिलाएं जब आने लगी, तो ऐसे परिस्थिति में लोग एक दूसरे को अनुसरण करते हुए, आपको पूरे बिहार में आप देखेंगे, चाहे आप सिपाही में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, किसी कार्यालय में चले, पहले दिल्ली में ऐसा देखने को मिलता था कि कहीं किसी भी ऑफिस में जाते तो आपको 50-50 रेशियो आपको मिलता महिलाओं का, उतना ही पुरुषों का। लेकिन बिहार में भी अब 50-50 देखने लगा है। आप किसी भी पोस्ट में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि महिलाएं अब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं। और ये योगदान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का ही देन है कि महिलाएं इतनी विकसित की हैं, और बिहार में वो फ्रंट साइड से ये करने में, और केवल इतना ही यदि ये कह देना कि केवल नीतीश जी महिलाओं तक ही सीमित रहे, वो बात नहीं है। वो सार्वजनिक काम में भी किए, सड़क, बिजली, पानी, एक जर्जर बिहार को सुंदर बिहार बनाया है, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है। परिस्थितियां ऐसी बदली तो उनका विकल्प तो खैर कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्या नीतीश कुमार जी के जाने के बाद ये सुना हो जाएगा? इस बात का जवाब यही होगा कि नेता का जो उत्पन्न होता है उसकी जो फैक्ट्री होती है वो आंदोलन होता है। तो जब ये जन क्रांति होगी उसी से फिर नेता बनता है, पनपता है, लोग देखता है कि किसमें क्या क्वालिटी है। जैसे दिल्ली में देखिए अन्ना मूवमेंट हुआ तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के तौर पर उभरे। उसी तरीके से जेपी, अभी तक जितने भी आप बिहार में नेता देख रहे हैं, जेपी मूवमेंट का प्रोडक्ट रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू जी हो, रामविलास पासवान हो, सुशील मोदी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, वो जेपी मूवमेंट का ही ये लोग थे। तो उसी तरीके से अब कोई एक ऐसा मूवमेंट यदि चले, जब लोगों को लगेगा कि जब मूवमेंट आएगा, सार्वजनिक मुद्दे पर बात करेंगे, वहाँ से जो लोग निकलेंगे वो बेहतर होगा। तभी जाके वंशवाद खत्म होगा, परिवारवाद खत्म होगा। क्योंकि नेता का बेटा है इसीलिए काबिल है, ये सोच से बाहर निकलना होगा लोगों को। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है राजनीति में, और बिहार की गद्दी किसके हाथ लगती है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और सत्य संविधान के और वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।